नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक सी टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, हरियाणा टेट सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ईबीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम आए हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वो प्रश्न हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड हैं। पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हैं, जिसको 30 मिनट में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आप तक वीडियो पहुंच रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना सहयोग दें। हम यही आशा करते हैं कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोग थोड़ा सपोर्ट देंगे तो ज़रूर आगे तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे जो गैस से लिया गया है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प को किस गैस के नाम से जाना जाता है। आज का ये पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जीवनदायी गैस, हरित गृह गैस, फसल उत्पाद बढ़ाने वाली गैस या समुद्री गैस, इन 4 ऑप्शन में आपको सही करना है। इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो आपको बताना है। दोस्तों, आपको बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प को किस गैस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इन्हें चारों को हरित गैस प्रवाह से जाना जाता है। ये मीथेन है, ये हरित गैस है। और सबसे ज़्यादा मीथेन कौन सा जानवर छोड़ता है, आपको बता दिया जाए कि ऊँट जो होता है, ऊँट जो जुगाली करता है उसमें सफ़ेद तरह का झाग निकालता है, सफ़ेद रंग का, वो उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन छोड़ता है। और जब हम लोग धान को ज़मीन में लगाते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है, तो उसे मीथेन कहते हैं। तो धान के जो फसल होती है उसमें से भी सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है, और ऊँट जब जुगाली करता है उसमें भी सबसे ज़्यादा गैस निकलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प को हरित गृह गैस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो दोस्तों, वेट लिफ्टर की बात की जाए तो कौन है, बछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है, या कर्णम मल्लेश्वरी या सुनीता विलियम्स है। दोस्तों, बछेंद्री पाल की बात की जाए तो ये कहाँ की थी, ये उत्तराखंड के गढ़वाली के नाकोरी गांव की रहने वाली थी। बछेंद्री पाल कहाँ की थी, उत्तराखंड से थी। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के जो गढ़वाल के नाकोरी गांव की रहने वाली थी। और ये कौन थी, ये एक पर्वतारोही थी। कौन थी, पर्वतारोही। ये एक पर्वतारोही थी। और इन्होंने कहाँ से ट्रेनिंग ली थी, इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली थी। कहाँ से, नेहरू इंस्टीट्यूट से। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, इतना याद रखें इनके बारे में। और कुछ पॉइंट हैं वो बताते हैं। इन्होंने 23 मई 1984 23 मई 1984 को, कब इन्होंने 23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंची चोटी पर, माउंट एवरेस्ट पर, जो कि नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता था, उस पर कदम रखा। और ये बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। तो दोस्तों, बात करते हैं सूर्यमणि। सूर्यमणि एक जंगल की बेटी है, और ये जंगल की बेटी है जिसने बीए करके अपने जंगल में रहने वाले लोगों को अधिकार दिलाए। और बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। तो दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये कहाँ की, ये आंध्रा की रहने वाली हैं। और इन्होंने 12 वर्ष की उम्र से ही वज़न उठाने की
कितने साल से? 12 वर्ष। 12 वर्ष से वजन उठाने की इन्होंने प्रैक्टिस करने लगी और कर्दम मल्लेश्वरी ने 130 केजी तक, कितना? 130 केजी, 130 केजी तक का वजन उठा चुकी हैं और इन्होंने भारत के बाहर करीब 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29 मेडल जीत चुकी हैं कर्दम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों इतने पॉइंट थे कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में, और पॉइंट थे बछेंद्री पाल के बारे में, और पॉइंट है अनीता विलियम्स के बारे में। इनके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। अभी इनके बारे में आपको बताएं तो ये कहाँ की रहने वाली? ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। कहाँ की? अमेरिकी की थी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी जो अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन तक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रहीं। और ये राकेश शर्मा भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। और बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों दिया है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? जड़ों का समूह है दोस्तों, इसे चुनना है। इसमें 3 दिए हैं, चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, और गाजर, चुकंदर और मूली। तो इनमें से आपको एक चुनना है, कौन सा है? तो दोस्तों सही ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों ये जड़ों से संबंधित क्वेश्चन है, पेड़ पौधों से, फ्लोरा और फौना से। तो दोस्तों ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, चाहे सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो। हमने भी सीटेट कई बार दिया है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों बात की जाए कि जड़ों का समूह है तो गाजर, चुकंदर, मूली। और हल्दी की बात की जाए तो हल्दी दोस्तों प्रकंद में आती है। और आलू को दोस्तों तना बोला जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो दोस्तों गाजर, चुकंदर, मूली आपका 3rd नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हुआ। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, एक से एक अच्छे क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। दोस्तों रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है जो पाया जाता है। ये पेड़ पौधे ये भी पूछा जाता है, सीटेट में ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन लिए हैं मैंने। दोस्तों रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। सीधा सीधा समझें, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और राजस्थान के रेगिस्तान में कौन सा पाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान के रेगिस्तान में कौन सा पाया जाता है? खेजड़ी। कौन सा पाया जाता है? खेजड़ी। खेजड़ी जो राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष है वो राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है, ऐसे समझें। और रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। यह बहुत लंबा होता है और इसकी जड़ें ज़मीन में इतनी गहरी चली जाती हैं कि जब तक उसे पानी ना मिल जाए। और दोस्तों वहाँ रेगिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में पानी की जब कमी हो जाती है तो लोग पेड़ में पाइप डालकर इसके जो तना में पानी होता है उसे पी लेते हैं, यानी यूज कर लेते हैं। इसलिए ये जो पेड़ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे क्वेश्चन आता है ये। तो रेगिस्तानी नाम का पेड़ जो पाया जाता है, कहाँ में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी पौधे के ऊपर है। नेपंथीज वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको छांटना है कौन कौन सा सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होगा? तो दोस्तों ऑप्शन है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह पर एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन की बात की जाए
तो इसमें यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में पाया जाता है। ये वाला सही है। यह घड़े के आकार जैसा होता है। इसका आकार ऐसा होता है, ये यहाँ पर इसका मुंह खुला हुआ होता है। ऐसा खुला हुआ होता है और दोस्तों ऐसा होता है ये, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। इसमें चिपचिपा पदार्थ भरा होता है। कीड़े मकोड़े आके इस पे यहाँ पे मोहक गंध निकलती है। मोहक आवाज़ नहीं निकालता है, गंध निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े आके यहाँ पे बैठ जाते हैं इसके ऊपर, और जैसे ही बैठते हैं तैसे ये ढक्कन बंद कर देता है और कीड़े मकोड़े फंसकर मर जाते हैं और ये उन्हें अपना शिकार बना लेता है। तो दोस्तों ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। तो दोस्तों ये दो ऑप्शन सही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस डांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, इसीलिए मैंने लिया है। ये क्वेश्चन सभी लोग जानते हैं कि गांधी जी ने दांडी यात्रा गुजरात से की थी। कहाँ से की थी? गुजरात से। गुजरात के बारे में बहुत ही कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि गुजरात के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है, यानी कि ये एक बुखार है जिसका उपचार सिनकोना एक पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है उससे किया जाता है, वह कौन सा है? डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है या मुयादी बुखार है? दोस्तों बात की जाए मलेरिया की, तो दोस्तों मलेरिया की सबसे पहले रोनाल्डो रोस ने मलेरिया की खोज की थी। उन्होंने बताया था कि मलेरिया मादा मच्छर के काटने से उसके जो प्लाज्मोडियम होता है उससे फैलता है। और दोस्तों मलेरिया का उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन है, यानी कि मलेरिया ठीक होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? इस पर क्वेश्चन है। दोस्तों लोक नृत्य और जनजाति, इसकी भी वीडियो चैनल पर पड़ी है। अगर आपने लोक नृत्य और जनजातियों की वीडियो नहीं देखी है तो उस चैनल पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। तो दोस्तों चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो दोस्तों मिजोरम में चेराओ नाच किया जाता है। कहाँ? मिजोरम में। और दोस्तों एक नाच है नाग। नागालैंड के लोग नाग आकृति का नाच करते हैं। और दोस्तों एक प्रमुख नृत्य है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य कौन करते हैं? ये जो सपेरे होते हैं राजस्थान में, उन्हें कालबेलिया बोला जाता है, जो नृत्य करते हैं नाग वाला। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के कौन कौन से निकटवर्ती राज्य हैं? दोस्तों आंध्र प्रदेश के कौन कौन से निकटवर्ती राज्य हैं? आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या कोई भी जीके जीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप एक बार मैप को अच्छे से समझ लें। कौन सा देश किस स्थिति में है, कौन सा देश पूरब में है, कौन सा पश्चिम में है, कौन सा उत्तर में है, कौन सा दक्षिण में है। तो दोस्तों तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों के बारे में पूछा गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन हर बार आता है सीटेट ईबीएस में और 1 नंबर दिला के जाता है। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हम इसे छोड़ दें, ज़रूरी है कि इसे हम अच्छे से समझ लें। ज़रूरी है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य और ज़रूरी है कि केरल के निकटवर्ती राज्य, कर्नाटक के, आंध्र प्रदेश के, इन सभी को हम अच्छे से समझ लें। इनके कौन से निकटवर्ती राज्य हैं? अभी तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य पूछा था, हो सकता है अब की बार आंध्र प्रदेश का निकटवर्ती राज्य पूछ लें। तो दोस्तों तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्यों के अंतर्गत आते हैं और ये सीटेट में हर बार पूछा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो दोस्तों बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोष फीडबैक देना अवांछनीय अभ्यास है। या बी है, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना है।
तीसरा ऑप्शन है ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। चौथा ऑप्शन है बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना हो कि सभी तरह के कार्य होने चाहिए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, ये भी सही है। अगर बात की जाए बच्चों को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण देना अवांछनीय अभ्यास है, तो सबसे कम उपयुक्त यही है, ए वाला। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि सबसे कम उपयुक्त पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। किसके द्वारा संबोधित करती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के प्रयोग और पद्धति। दूसरा है समाज विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति की प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। चौथा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति को प्रयोग। दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन बात की जाए ऑप्शन नंबर डी की, तो दोस्तों डी में ये तीनों ऑप्शन समाहित होते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ये क्वेश्चन पर्यावरण पेडागोजी जो 15 नंबर की आती है उसमें पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ज़रूर अच्छे से समझना चाहिए, अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से करके आएंगे। फ्री के नंबर होते हैं पेडागोजी के, बस इन्हें समझने की देरी होती है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से समझें कि इसमें चारों ऑप्शन सही थे, लेकिन डी क्यों सही हुआ, क्योंकि डी में ये तीनों जो ऑप्शन हैं वो सभी समाहित हो रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है, बगुला भैंस पर बैठता है क्यों बैठता है। दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन नंबर सी है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। दोस्तों बगुला भैंस को नहीं डरा सकता, क्योंकि भैंस बहुत बड़ी होती है और बगुला छोटा पक्षी होता है और आने जाने के में मदद करती है। तो सी ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, क्योंकि ये कोई यहाँ पर यातायात साधन का काम नहीं हो रहा है। तो सी ऑप्शन भी सही हो गया। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, ये भी गलत है। दोस्तों बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बगुला भैंस के ऊपर बैठता है तो जो भैंस के ऊपर कीड़े मकोड़े होते हैं, जो कीटाणु होते हैं और जो उसके ऊपर कचरा लगा होता है, गंदगी लगी होती है, वो उसे साफ़ कर देता है, उसका भोजन हो जाता है और भैंस को साफ़ हो जाती है, उसे राहत मिलती है। तो इसलिए इन दोनों में सहजीवी का संबंध है। तो ये ऑप्शन नंबर 16 का ए सही हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। कौन सा कार्य जड़ का पौधों के लिए नहीं है। जड़ें पौधों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जड़ नहीं होगी तो पौधा कैसे बढ़ेगा, कैसे उसे भोजन मिलेगा। तो दोस्तों भोजन भंडारण संचित करना। दोस्तों भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। जड़ें होती हैं तो खनिजों का अवशोषण करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। और सी ऑप्शन भी सही है, पौधों को सहारा देना। जड़ें जो होती हैं पौधे को सहारा देती हैं, पौधे को ज़मीन से अच्छे से लगाव रखती हैं। भोजन भंडारण संचित करना, जब जल तथा खनिजों का अवशोषण करेंगी तो भोजन भंडारण होगा, संचित होगा। तो ए ऑप्शन भी सही है, लेकिन डी नहीं है, क्योंकि ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ों का कार्य नहीं है। तो इसलिए बी सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। तो दोस्तों ये भी पूछी जाती है, कैसे कि मलयम्मा, अम्मा, बलिम्मा, ये भी नानी को बोलते हैं, अम्मा को बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछे जाने वाला है और हर बार पूछा जाता है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। दोस्तों कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। तो कुडुख झारखंड के लोगों की भाषा है। कहाँ की है? झारखंड की है। जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है उसमें नहीं लगाएंगे, और जो समझा के चलना है उसे समझा के चलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसे ध्यान से देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का साइज थोड़ा बड़ा है तो इसे हम जूम नहीं कर सकते। प्राथमिक कक्षाओं में
पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू होती हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कौन सा कारण सबसे कम उपयुक्त है? तो ऑप्शन देखते हैं। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, ये भी बात सही है। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, ये भी बात सही है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए उपलब्ध कराती हैं, ये भी सही है। लेकिन बात की जाए कि इसमें कौन सा कम सही है, सबसे कम उपयुक्त कारण है, तो दोस्तों कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन में अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, ये आपका ऑप्शन गलत हुआ, ये सबसे कम उपयुक्त है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका उस जंगल पर, भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों एक जंगल अधिकार अधिनियम 2007 आया था। जंगल अधिकार अधिनियम 2007, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 आया था। उसमें ये बात कही गई थी कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहे हैं, तो उस जंगल में, उस जगह पर, जितनी जगह में रह रहे हैं वो, उस जगह पर उनका ही अधिकार होगा। उस जंगल से जो जड़ी बूटियाँ होंगी, जो लकड़ियाँ होंगी, वो सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन सही होगा, तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 जो डी है, ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? कौन सा समुच्चय है जो मच्छरों द्वारा फैलता है? तो इस पर बात की जाए, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, म्यादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू। दोस्तों एड्स है, ये वाला रोग मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। HIV है, ये भी, इसमें भी एड्स है, ये भी मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है। तो दो ऑप्शन गलत हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि म्यादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। तो दोस्तों जो हैजा है ये मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है, ये दूषित जल से फैलता है। तो ये तीन ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए बचा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये जो तीनों हैं ये मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग हैं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसे भी स्टार पॉइंट लगा के रखें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिजाइन क्यों होती है? उनकी त्वचा पर डिजाइन, तो इसके बारे में क्वेश्चन है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण। दोस्तों इसमें बात की जाए तो पशुओं की त्वचा पर जो पैटर्न होते हैं वो उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ये क्वेश्चन विवादित क्वेश्चन भी रह चुका है, आया था। तो जो ये विवादित क्वेश्चन रह गया है, आयोग ने इसका बी ऑप्शन सही माना था कि उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। लेकिन NCERT और नायोस और RBSE की बुकों में ये दिया गया है कि उनकी त्वचा पर बालों के कारण पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न यानी कि डिजाइन होते हैं। तो दोस्तों हमें ऑप्शन ए सही मानना है। कौन सा? ए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? तो इसके बारे में बताइए, कौन कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? दोस्तों अभी हमने तमिलनाडु के पड़ोसी राज्यों के बारे में जाना था। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से थे? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और केरल। अगर केरल की बात की जाए तो वहीं पे केरल के तमिलनाडु है, कर्नाटक है, पांडिचेरी केरल के हो जाएंगे पड़ोसी राज्य। और गुजरात की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये गुजरात के पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। और बात करें जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू के पास में पड़ता है, और पंजाब। हिमाचल प्रदेश और पंजाब जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, इसे आप याद रखें। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पड़ोसी राज्य या राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य या राज्यों के प्रमुख पकवान
और या राज्यों के प्रमुख जनजातियाँ, इनके बारे में भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं और ज़रूरी पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम इन्हें पहले से ही तैयार करके चलें। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो दोस्तों, कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधे जो कांटे होते हैं उनके बीच अपना घोंसला बनाता है? बया, शक्करकोला, कलचिड़ी, फाख्ता। दोस्तों, पक्षियों के घोंसले, पक्षियों के आवास, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे 1 नंबर का हर साल पूछा जाता है, तो 1 नंबर हमें गंवाना नहीं है। हमें 1 नंबर, एक नंबर करके अच्छा स्कोर बनाना है। तो इसलिए दोस्तों, एक नंबर को जोड़ेंगे तभी हम अच्छा स्कोर बना पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जब पता है पहले से कि ये आएगा तो हम उसे पहले से सीख लें। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन 24 का फाख्ता सही होगा। फाख्ता है, ये कैक्टस या पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। और शक्करखोरा वो लकड़ी में बनाता है। और दोस्तों, गौरैया होती है, गौरैया अपने घरों में खिड़की के ऊपर या पंखे के ऊपर या कोई तस्वीर लगी होती है उसके ऊपर अपना घोंसला बनाती है बया। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है। कैसा? भालू जैसा दिखता है, और परंतु भालू नहीं है। भालू नहीं है लेकिन भालू जैसा दिखता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे सोता है। 17 घंटे सोता रहता है। इसे बहुत ज़्यादा नींद आती है। शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। एक क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन में आपको पूरी जानकारी दे रहा है। वो क्वेश्चन पूरा भी ये 18 सितंबर 2016 को सीटेट क्लास यानी कि 1st to 5th में पूछा गया क्वेश्चन है। और 2016 नहीं, ये हर साल पूछा जाता है। ये KBS में भी पूछा जाता है और ये UP टेट में भी पूछा जाता है। इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। दोस्तों, ये भालू जैसा होता है, दिखता है लेकिन होता नहीं है। तो दोस्तों, स्लॉथ की बात की जाए, ये जो स्लॉथ है, स्लॉथ भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू जैसा नहीं होता है। और ये बहुत आलसी जीव होता है। ये लगभग दिन के 17 घंटे या 18 घंटे सोता है और उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है जिस पे वो सोता है। और इसकी उम्र 40 वर्ष तक होती है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जानवरों के बारे में विविध जानकारी के ऊपर भी एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जगह के फ्लोरा और फौना सूचित किया जाता है? दोस्तों, फ्लोरा और फौना किस जगह को सूचित किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को, ये गलत है। जंतुओं एवं मछलियों को, ये भी गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों एवं पेड़ पौधों को, ये भी गलत है। पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। दोस्तों, फ्लोरा और फौना पेड़ पौधों एवं जंतुओं को जो रहते हैं उन्हें फ्लोरा और फौना की सूचित किया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं UP टेट नवंबर 2011 में आया हुआ है। तो दोस्तों, जो आए हुए क्वेश्चन है सीटेट NCERT बेस्ड पूछता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं लाता है। तो लॉट फेयर वो ही क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें अच्छे से समझना चाहिए और अच्छे से इसे सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, UP टेट दिसंबर 2016 में आया है। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट। दोस्तों, बात करें भोपाल गैस त्रासदी की तो दोस्तों 3 या 4 दिसंबर की रात थी। दोस्तों, एक प्लांट लगा था जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। तो दोस्तों, उसमें गैस में रिसाव हुआ तो वहाँ के लोग रात में सोते के सोते रह गए। बहुत ही लोग मारे गए थे। बहुत भयानक दर्दनाक घटना थी। तो वो कौन सी गैस थी जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जिससे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक कर दीजिए। इतनी गर्मी में इतना पसीना बह रहा है दोस्तों, हम आपके लिए कर रहे हैं। एक लाइक तो बनता है, एक शेयर बनता है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे 28 नंबर है, गैस अपशिष्ट है। ये यूपी टेट फरवरी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है और इसके बाद दो क्वेश्चन और हैं। उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गैस अपशिष्ट है यानी कि गैसीय अपशिष्ट है, तो दोस्तों ऑप्शन है सब्जी एवं फलों के छिकले। ये ऑप्शन आपका गलत है। घरों की नालियों का गंदा पानी, ये भी गलत है। दोस्तों नेक्स्ट है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ये भी गलत है। दोस्तों लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, ये ऑप्शन आपका सही है और क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि गैसीय अपशिष्ट कौन कौन से हैं? लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, ये गैसीय अपशिष्ट हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि अभी जो यूपी टेट हुआ था उसमें दोबारा वही पूरा पेपर रख दिया था। तो अगर ऐसा किसी को पता नहीं होता है कि पूरा पेपर आ जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आए हुए हैं ज़्यादा बार रिपीटेड हैं, उन्हें देखते चलें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? जो वायुदापी यंत्र होता है उसे किस नाम से जाना जाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन यूपी टेट फरवरी 2014 में आया है। तो दोस्तों सीस्मोग्राफ, हाइग्रोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर, कौन सा ऑप्शन सही होगा वायुदाबी यंत्र के लिए? तो दोस्तों सीस्मोग्राफ किस लिए होता है? और सीस्मोग्राफ होता है भूकंप की तीव्रता के लिए। और दोस्तों बैरोमीटर की बात की जाए तो दोस्तों बैरोमीटर क्या होता है? वायुदाब मापी यंत्र। तो इसलिए बैरोमीटर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 30 नंबर पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? ये भी यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो पूछा हुआ है तो वो क्वेश्चन 100% आने की संभावना रहती है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हमें एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। तो दोस्तों SO2 मतलब कि ये अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। कौन सा? SO2। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा 30 नंबर का। दोस्तों आज की 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी जिसे हमने 30 मिनट में पूरा किया। दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मैं हिंदुस्तानी निहाल आपके लिए ऐसा ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाता रहूँगा। दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।